सो हाय गाइस, इंडियन इकोनॉमी एक बहुत टफ फेज से जा रही है और ये चीज आपने नोटिस की होगी अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो। कुछ वक्त पहले हमें क्वार्टर टू के रिजल्ट्स देखने को मिले थे कंपनीज के और वो प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स बहुत ज्यादा कम थे। इतना तो क्लियरली विजिबल हो गया था कि काफी ज्यादा डाउनफॉल आया है सितंबर के बाद, क्योंकि एफआईआईज ने सितंबर के इकलौते महीने में 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग की है और पूरे साल में 2.7 लाख करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन लेट मी टेल यू, यहाँ पे बात केवल क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की नहीं है। अगर आप एक्चुअल में वीक डिमांड को देखोगे, वो है मेजर प्रॉब्लम। हमें वीक डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन इन्फ्लेशन का रेट देखें इंडिया में तो लास्ट 2 मंथ से बढ़ता जा रहा है, जहां पर राइट नाउ इन्फ्लेशन का रेट आरबीआई के कंफर्टेबल रेट से ऊपर जा चुका है। और एट द सेम ड्यूरेशन अगर आप रुपी और डॉलर के रेट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। एफआईआईज के हिसाब से अगर आप देखो तो उन्होंने इतनी सेलिंग करने का मेजॉरिटी रीजन ये बताया उन्होंने कि जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो कम हो गई है डॉलर के मुकाबले। डॉलर ऑलमोस्ट 85 पहुंच गया इंडियन रुपी के मुकाबले। यानी कि अगर आप सोचो, अगर आप मिलियन डॉलर की डील करते हो, बिलियन डॉलर की डील करते हो, 10-20 बिलियन डॉलर इन्वॉल्व है, तो 10-20 पैसे करेंसी का फर्क भी आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये तो रुपी की बात होती है। यहाँ पर एक सवाल आता है मन में। एक तरफ हम बोलते हैं कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट भी आ जाएंगे 2035 तक केवल 10 साल में। और वहीं अगर आप टैक्स कलेक्शन के नंबर को देखोगे पिछले कुछ सालों से, तो 20% से टैक्स कलेक्शन बढ़ चुका है हमारे देश में। और इवन अगर आप जीडीपी के नंबर्स भी देखते हो तो वो भी दिखाता है कि 7% से हमारी जीडीपी पर ईयर बढ़ रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भला कि जीडीपी 7% पर ईयर से बढ़ रही है, लेकिन बेसिक लोगों के पास, मिडिल क्लास लोगों के पास बेसिक चीजें लेने तक के पैसे भी सफिशिएंट नहीं है। और ये बात केवल मैं नहीं कहता हूँ, एशियन पेंट्स के जो एमडी है उन्होंने भी यही बोला कि एक तरफ तो हमें ये बोला जाता है कि हमारी जीडीपी 7% से बढ़ रही है, लेकिन खुद उनकी कोर फील्ड में जहाँ पे पेंट की जो सेक्टर है उसमें इतना डिमांड है, डिमांड कम ज्यादा हो रहा है, वहां पे ये नंबर्स अलाइन ही नहीं हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सारी डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा इन डेटा पॉइंट्स के थ्रू कि एक्चुअल में ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी है जो एक टफ फेज में जा चुकी है और स्लो डाउन हो रही है। ऐसा होने के पीछे मेजर रीजंस क्या है, और अगर हमने एक चीज को ठीक नहीं किया तो हमारी इंडियन इकोनॉमी एक मेजर स्लो डाउन में जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और याद से बेल आइकन को दबा लेना। देखो, वैसे तो सारी डेटा पॉइंट्स ही आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला डेटा पॉइंट है वो है एफआईआईज की सेलिंग इंडियन मार्केट में। अगर हम एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो एफआईआईज ने ऑलमोस्ट सितंबर के मंथ में लास्ट ईयर 1.45 लाख करोड़ की सेलिंग की थी और पूरे ईयर में 2.75 लाख करोड़ के अराउंड की सेलिंग की थी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भले ही एफआईआईज ने कितनी भी सेलिंग कर दी हो, लेकिन हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन इंडिया का इतना ज्यादा था कि हमने फिर भी बैलेंस आउट कर लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा गोल बैलेंस आउट करना नहीं, हमारा गोल है इकोनॉमी को ऊपर ले जाना। और अगर ऐसा ही चलता रहा कि एफआईआई सेल कर रहे हैं और हम बाय कर रहे हैं, तो हम बस न्यूट्रल जोन में ही अटके रहेंगे, जिसके वजह से हम स्लो डाउन हो जाएंगे सारे प्रोसेसेस में। और अगर आप खुद सोच के देखो तो आज नहीं तो कल एफआईआईज वापस कंट्री में इन्वेस्ट कर देंगे, करेक्ट, राइट? लेकिन आप सोच के देखो, एज एन एफआईआई उनका गोल होता है उनके पर्सनल कैपिटल पे कुछ रिटर्न्स पाना, यानी कि जो वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे उनको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल के दूसरी कंट्रीज में लगा रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे सबसे जो मेजर बात मैंने पहले कही थी कि इंडियन रुपी की वैल्यू डिग्रेड हो रही है एज कम्पेयर टू डॉलर, तो अगर डॉलर की वैल्यू ज्यादा है अब, तो अगर मैं 100 बिलियन डॉलर की डील कर रहा हूं और अगर इंडियन रुपए की वैल्यू 1 रुपए स्लिप कर गई तो पर डॉलर 1 रुपए स्लिप कर रही है, जिसके वजह से मेजर डॉलर इन्वेस्टमेंट पे मिलियन डॉलर का फर्क आ जाता है। तो यानी कि जो पहले उन्हें इंडियन मार्केट से 8 से 10% रिटर्न बनाना था अपने कैपिटल पे, अब उन्हें वो 12 से 16% बनाना पड़ेगा। अब ऐसे डाउनफॉल्स की वजह से हो क्या रहा है कि अगर आप मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप यूएस बेस्ड एक बिलियनर हो और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप एक एफआईआई हो, तो वहां पे यूएस का मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, S&P 500 टॉप कंपनीज यूएस की। तो वो एवरेज 8 से 9% ईयरली रिटर्न बना के देता है।
तो कि पोस्ट टैक्सेशन अगर मान लो इन्वेस्टर को 6 से 7% मिलता है, लेकिन वही वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो उसे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन रिस्की भी बहुत ज्यादा हो चुका है अब। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नोटिस करने लायक, वो है इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर। हर साल हमारे देश में नए नए टैक्सेस आते हैं, नए नए टैक्स पॉलिसीज और रिजीम्स आती हैं, जो कि एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि उनके हर बार इन्वेस्टमेंट में काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी आती है इन टैक्स रिजीम्स की वजह से। हर साल टैक्सेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी बने रहती है उनके मन में भी कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म करेंगी आगे चल के। बताया जाता है कि इंडिया की नेट जीडीपी ग्रोथ 7% से हर साल बढ़ रही है, और पर कैपिटा इनकम अगर आती है तो $27 आती है, जो कि बहुत कम है और वर्ल्ड की लोएस्ट पर कैपिटा इनकम्स में से एक है हमारा देश। बट अगर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की बात माने तो उनके हिसाब से ये भी पर कैपिटा इनकम $27 एक बहुत बड़ा झूठ है, और असल रियलिटी इससे भी ज्यादा खराब है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली हमारे इंडिया में टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं, और 99% जो लोग हैं हमारे इंडिया के मिला के देश का केवल 60% वेल्थ होल्ड करते हैं, और जो टॉप 1% है वो 40% वेल्थ होल्ड करता है इंडिया की। 2023 में इंडिया के टोटल बिलियनियर्स का काउंट केवल 250 के अराउंड था, और 2024 के एंड तक आते आते ये 350 का हो गया। यानी कि एक साल में इंडिया ने 100 बिलियनियर्स को प्रोड्यूस किया, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम इतना कम क्यों है, चलो देखते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पर कैपिटा इनकम आखिर निकालते क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो पर कैपिटा इनकम का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब आप खुद सोच के देखो कि बिलियनियर्स एक मेजर हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेल्थ का इस फॉर्मूले के अंदर, तो टोटल काउंटिंग में 140 करोड़ लोग आने वाले हैं, और जो नेट वर्थ है वो मेजॉरिटी 40% गिने चुने 300 लोग लगा रहे हैं बस, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम 27 आती है, और वो भी एक रियलिटी नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा मैंने बताया इंडिया का मेजर पैसा जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो बिलियनियर्स के पास है, जो कि नंबर्स में बहुत ज्यादा कम है। अब बात आती है कि इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि ऐसी कंट्रीज जिसमें क्वालिटी ऑफ इनकम का गैप इतना ज्यादा हो, उन कंट्रीज को क्या करना चाहिए कि ये सब बेटर हो सके। तो देखो उनके कहने के हिसाब से उन कंट्रीज को मेडिकेशन यानी हेल्थ केयर और एजुकेशन को टोटली फ्री कर देना चाहिए, या फिर बहुत सस्ते में करना चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अपलिफ्ट हो पाए लेवल बाय लेवल। और इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ केयर के नाम पे कितना लूटा जाता है वो तो हम सब जानते हैं, मेरे को बोलने की अलग से जरूरत नहीं है। और सेकंड जो चीज की जा सकती है वो ये है कि हमारे देश का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो एक रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो बहुत सारे इंडिया में लोग ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते बहुत सारी चीजों का, लेकिन फिर भी उनको जीएसटी देना पड़ता है एज कंपेयर टू वो लोग जो कि टॉप पे हैं और उन्हें बिल्कुल भी चीजों का फंड नहीं देना पड़ता। ऐसे में उस नॉर्मल लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास इंसान को अगर मार्केट में जाके एक पार्ले जी भी लेना है या फिर एक बाइक भी लेनी है तो भी उसे बड़े लेवल का जीएसटी देना पड़ता है, जो कि एक सही चीज बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक लोअर इनकम क्लास का आदमी अगर एक छोटी सी पार्ले जी जैसी चीज पे भी टैक्स देगा तो वो आगे कैसे शिफ्ट हो पाएगा मिडिल क्लास की ओर। इसीलिए रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू इनकम इनक्वालिटी को एक कंट्री के फिक्स किया जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर इंडिया का पर्टिकुलरली इनकम इनक्वालिटी को फिक्स करना है तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, और वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर बिलियनियर्स पे बस 1 से 2% ज्यादा टैक्स लगाती है और उसको इस्तेमाल करती है हेल्थ केयर और एजुकेशन को इम्प्रूव करने में, इससे काफी ज्यादा इनकम इनक्वालिटी फिक्स हो सकती है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप महीने का 1 से 1.5 लाख कमाते हो तो आप टॉप 5% में आते हो, और जैसे ही आप इस कैटेगरी में आते हो असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब देखो 1 लाख से नीचे वाले के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टैक्स पे कर पाए इनकम टैक्स, तो वो जीएसटी पे करते हैं। और जो 1 लाख से 1.5 लाख में आते हैं उनको मेजर टैक्स प्रोपोर्शन ये लोग पे कर रहे होते हैं। और जो बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स हैं उन पे एक सीएज और उनकी टीम इतनी स्ट्रांग होती है कि जिनको दोनों पे करना है जीएसटी और इनकम टैक्स, बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स, वो काफी पैसा बचा लेते हैं अलग अलग तरीकों से। उनके रिसोर्सेज इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, आप खुद सोच के देखो कि अनिल अंबानी जिसपे 49,000 करोड़ का बैंक डेब्ट लोन था, उन्होंने 4,455 करोड़ में उसको निपटा दिया। I mean, how is it possible? अगर बिलियनियर्स ही अपना टैक्स नहीं देना चाह रहे, अलग चीजों से सेव कर रहे हैं, तो फिर इंडियन लोअर मिडिल क्लास ऊपर कैसे आएगा?
कमिंग टू द पॉइंट, अगर लोअर इनकम क्लास जो है हमारी कंट्री की वो टैक्स पे नहीं कर रही है और अगर जो सरकार है वो बिलियनियर्स पे 1 से 2% एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा रही है और वो भी ठीक से पे नहीं कर रहे, तो मेजॉरिटी टैक्स दे कौन रहा है? तो बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट मेजॉरिटी टैक्स ले रही है वो टॉप 5% लोगों से जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है और 1.5 लाख 2 लाख तक आती है। ये है मेजर टैक्स पेयर्स और सबसे ज्यादा इन्हीं का खून चूसा आता है। अगर टोटल हिसाब देखें, अगर आप 1 लाख 1.5 लाख में एक मेट्रो सिटी में रहते हो और अगर आप दोनों बच्चों की प्रॉपर एजुकेशन नहीं भी करा पा रहे ना, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक रिच कैटेगरी में मानती है और आपसे इनकम टैक्स लेने का ट्राई करती है। तो जैसा कि गवर्नमेंट की चांदी हो चुकी है, आप आ चुके हो रिच कैटेगरी में, तो अब आपको कुछ भी खरीदने पे 18 से 28% तक जीएसटी देना है और आपको इनकम टैक्स देना है 30%, वो अलग। और इन सारी चीजों के बाद भी जब आप देखोगे कि आपने इतना टैक्स दे दिया, कम से कम हवा तो साफ मिलनी चाहिए, अब वो भी आपको नहीं मिल रही है आपके शहर में। और जब आप एयर प्यूरिफायर खरीदने जाओगे तो आपको फिर से 20% टैक्स देना है। गवर्नमेंट के ऐसे टैक्स स्ट्रक्चर के ऐसे केवल 2 चीज होती है। पहला, जो मिडिल क्लास आदमी जो अपर क्लास में जाना चाह रहा होता है वो कभी अपर क्लास में जा ही नहीं पाता टैक्स दे दे के, और कभी भी अपनी लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर पाता, लोन्स और टैक्सेस में ही दब जाता है और जीवन भर के लिए मिडिल क्लास में रह जाता है। और दूसरी जो चीज होती है वो ये है कि जो बहुत हाईली कैपेबल लोग हैं जिन्हें खुद की काबिलियत पर विश्वास है और वो इस टैक्स स्ट्रक्चर से थक जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडियन सिटीजनशिप को ही गिव अप कर देते हैं। वो अच्छी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं जैसे अमेरिका, दुबई, क्योंकि वहां पे उनको एक पर्टिकुलर इनकम और टैक्स देने के बाद एक हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग मिलती है। अगर केवल 2023 की बात करें तो 2.16 लाख इंडियंस ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ दिया और जाके दूसरे बड़े देशों में रह गए जहां पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू वो जो टैक्स दे रहे हैं। इससे और कुछ नहीं, इंडिया का नुकसान ही होता है, क्योंकि ये जो सारे 2.15 लाख लोग थे ये हाई इनकम ब्रैकेट वाले लोग थे और ये बहुत मेजर टैक्स को प्रोपोर्शनेट करते थे इंडिया के लिए, जिससे इंडिया का ही लॉस है। तो जब गवर्नमेंट को रियलाइज जब इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज हो जाता है कि इन 2.16 लाख लोगों के उन्हें पैसे कभी नहीं मिलने वाले, टैक्सेस नहीं मिलने वाले, तो वो इस गैप को फिल करने के लिए एग्जिस्टिंग मिडिल क्लास पे और टैक्सेस लगाते हैं, जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया से बाहर माइग्रेट कर पाए। सो दिस वाज द टोटल वीडियो। आपको कैसा लगा पूरा वीडियो कॉमेंट्स करके जरूर बताना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। टिल देन, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।